चलिए आगे लिखेंगी रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरणों को लिखने की कितनी विधियां हैं और किस प्रकार से इसको क्या क्या नियम हैं। तो अरे पैसा तो हमारे यार। लिखेंगे रासायनिक गुरु जी को पैसा दे के बात कर लिया 500 दे दे उतारते हैं पैसा ना देंगे समीकरण लिखने की विधि। दो विधियां इसमें दी गई हैं, हम लोग एक पर चर्चा करेंगे। एक मिनट थोड़ा ठीक है। चलिए डाल दे रिंग। डाल दिए। लिखेंगे यहाँ नोट कर देते हैं तो ऑटिक में छोटे टाइप में हाँ सही रहेगा। अच्छा रहेगा। बेहतरीन रहेगा। देखो इसमें सामान्य तौर पर जो रासायनिक समीकरण लिखने की विधि है इसमें कुछ बेसिक या प्रारंभिक स्थिति में आने वाली 3 पॉइंट होते हैं, 3 बिंदु जरूरी होता है। तो लिखेंगे यहाँ लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। को रासायनिक समीकरण दो टॉपिक कवर करके आए हैं ना, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण समीकरण में परिवर्तित करने के लिए निम्न तथ्य आवश्यक है। पहला हो गया। अभिकारकों तथा उत्पादों के अभिकारकों तथा उत्पादों के अणुसूत्र या प्रतीक कोष्ठक के अंदर लिखेंगे या प्रतीक कोष्ठक बंद ज्ञात होने चाहिए।
ये सबसे आवश्यक है, इसलिए मैंने आपको क्या कर दिया, सबसे पहले अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक लिखवा दिया, जिससे आप उस अभिक्रिया के रासायनिक समीकरणों को लिखने के लिए उनके अणु सूत्र या प्रतीक को लिख सकें, तभी काम होता है। इसलिए हमने पहले इसको लिखवाया। दूसरा पॉइंट है रासायनिक समीकरण में पदार्थों को अणु सूत्र के रूप में लिखना चाहिए। ठीक है। चौथा तीसरा पॉइंट, एक परमाणु तत्वों को परमाणुकता पढ़े थे ना, परमाणुकता क्या होता है? एक परमाणु दो, जिसमें दो परमाणु होंगे, जिस अणु में या यौगिक में उसको द्विपरमाणुक, और जिस यौगिक में तीन परमाणु होगा उसको त्रिपरमाणुक अणु कहा जाता है। ऐसे तो क्या क्लास 9 में ये था। क्या लिखे हैं? एक परमाणु तत्वों को उनके तत्वों को रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीकों कोष्ठक में या संकेतों नाम बता संकेतों द्वारा लिखना चाहिए। तीन पॉइंट इसमें ध्यान में रखते हुए सबसे पहले रासायनिक समीकरण का निर्माण करते हैं।
हो गया। जी आयल तो खेत पड़वेला कुड़वा गोइला लार के सरो अब लिखेंगे यहाँ ये क्या था, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करने के लिए निम्न तथ्य आवश्यक है। इन तथ्यों पर ही अब चरण बाई चरण लिखा जाएगा। तो ये अभी बेसिक था, मतलब प्रारंभिक स्थिति में प्रयोग किया जाने वाला एक नियम था। अब इस नियम को लेकर के हम जो भी समीकरण बनाएंगे वो चरण बाई चरण होगा। तो अब लिखेंगे यहाँ हेडिंग डाल दीजिए, मूल समीकरण। या ढांचा समीकरण लिखना, बताया था ना ढांचा समीकरण क्या होता है। जी सर। ढांचा समीकरण लिखना पहले नंबर। लिखें, रासायनिक समीकरण में रासायनिक समीकरण में अभिकारक के कोष्ठक में क्रियाकारक लिख देंगे। अभिकारक को ही बोलते हैं क्रियाकारक, जो क्रिया करके समीकरण में जो क्रिया करते हैं अभिकारक। इसको अभिकारकों कर दीजिए, अभिकारकों कोष्ठक में क्रियाकारकों, कोष्ठक बंद, अभिकारकों के उत्पादों में परिवर्तन को इनके मध्य तीर, कोष्ठक में तीर ऐसे बना देंगे, बनाते हैं ना ऐसे तीर बीच में तीर, द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
ठीक। इसमें लिख दें जिसमें उसी में खाली तीर के बाईं ओर तीर के बाईं ओर क्या रहता है? क्रियाकारक या अभिकारक। तथा दाईं ओर उत्पाद होते हैं। ठीक, इसको एक बार कॉपी कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, मिटाता हूँ। यहाँ पे हेडिंग लिख देना, क्या लिखे थे? मूल क्रिया, मूल मिश्रण सदी, मूल मिश्रण या ढांचा मिश्रण समीकरण है। ये भगवान तो एक सोचे कि हम आना है तो क्या हमको बोलने लगा छोटे कर समझ निकला। दूसरा पॉइंट लिखेंगे। ये तो बिल्कुल आसान है, क्रियाकारक और उत्पाद को बाईं और दाईं ओर लिखना होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले भाग लेने वाले दो या दो से अधिक अभिकारकों के मध्य प्लस चिन्ह लिखते हैं, प्लस चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, अभिक्रिया में तीर का निशान
उत्पाद की तरफ रहता है, उत्पाद की तरफ रहता है। इसमें एग्जाम्पल लिख लेंगे, जैसे या उदाहरण लिख सकते हैं। उदाहरण देखिए मैं दिखा रहा हूँ, जिंक प्लस HCl। देखिए जिंक और HCl के मध्य में प्लस लगाया और ये तीर का निशान किसकी तरफ है, जो बनेगा उत्पाद की ओर। यही उत्पाद की तरफ जब तीर है तो इस तीर का निशान उत्पाद की तरफ होने का अर्थ है कि ये अभिक्रिया की स्थिति को बताता है कि अब क्या परिणाम मिलेगा। तो अब आपको सोचना है, आप देखिए यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, जिंक को HCl के साथ क्रिया करवा रहे हैं, यानी कि जिंक में हाइड्रोजन क्लोराइड मिलाया जा रहा है। तो हाइड्रोजन है, क्लोराइड है, एक क्लोरीन है तो क्लोराइड। अब कैसे अभिक्रिया करेगा, तो ये सारी चीज़ जो अभिक्रिया अभी एक के बाद एक आ रही है, इनमें कुल 4-5 प्रकार के सामान्य नियम से आसानी से बना सकते हैं। पहला तो मैंने आपको बताया कि जब दो अणुओं में या यौगिकों में एक में हाइड्रोजन और दूसरे में ऑक्सीजन है तो वो मिलकर के पानी तो जरूर बनाते हैं। दूसरा चीज़, किसी भी धात्विक पदार्थ को या कार्बनिक पदार्थ है, उस कार्बनिक पदार्थ को अगर गर्म किया जा रहा है या जलाया जा रहा है तो क्या प्राप्त होता है, धुआं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो वहाँ झट से हम लोग CO2 लिख देते हैं, ठीक है। दो स्थिति सामान्य रूप में। तीसरा यहाँ देखिए, जिंक और HCl की क्रिया कराना है तो सबसे पहले ये समझिए कि ये HCl है क्या। ये HCl एक प्रकार का अम्ल है। कैसे पहचानेंगे, जिस यौगिक में हाइड्रोजन होगा वो अम्ल कहलाएगा और जिस यौगिक में हाइड्रोक्साइड होगा वो क्षार कहलाएगा। तो इसमें H है ना, और H का मतलब इसका आवेश क्या होता है, धनावेश, यानी हाइड्रोजन धनावेश। तो जिस यौगिक में हाइड्रोजन धनावेश उपस्थित है वो अम्ल है, या ऐसे भी इसको परिभाषा दिया जाता है अम्ल का, जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। अगर इसको जल में घोलेंगे तो क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा। ये हाइड्रोजन अपने आयनों में टूट जाएगा, ठीक। क्यों टूटेगा आपको पता ही होगा। साबुन को जब आप पानी में घोलते हैं तो क्या होता है, झाग प्राप्त होता है। तो झाग कहाँ से आया, साबुन से, आयनों के उत्पन्न होने से, आयनों के बनने से। उस साबुन में जो भी पदार्थ था वो पदार्थ क्या हो गया, अपने आयनों में टूट गया। किसके कारण से, जल के कारण से। जल मिलाया तो अपने आयन में टूट गया, इसलिए झाग उत्पन्न होता है। तो देखिए कैसे क्रिया करेंगे। सिंपल सा चीज़ है, दो यौगिकों में या एक अगर परमाणु है और दूसरा यौगिक है तो इस परमाणु और इस यौगिक में जो भी धातु और अधातु होगा वो आपस में क्रिया करेंगे। और दूसरी चीज़, जिंक अधिक क्रियाशील होता है, हाइड्रोजन कम क्रियाशील होता है। तो जो अधिक क्रियाशील है वो कम क्रियाशील वाले पदार्थ को, परमाणु को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर जिंक जो है वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, हटा देगा, और जिंक इस क्लोरीन से क्रिया कर लेगा, ठीक है। अब सोचिए, अब हमें जिंक को क्लोरीन के साथ मिलाना है। कोई भी आप यौगिक देखिए, उस यौगिक में पहला वाला धातु होता है और उसके बाद वाला अधातु। तो अभी हम लोग केवल सहसंयोजक बंध के आधार पर चल रहे हैं या आयनिक बंध के आधार पर चल रहे हैं। उप सहसंयोजक बंध में जाएंगे, उसमें दोनों क्या होंगे, अधातु होंगे। ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर देखिए, जिंक को क्लोरीन से क्रिया कराना है तो जिंक का Zn क्या लिखेंगे, एक प्लस होता है और एक Zn 2+ होता है क्या।
चेक कर लीजिएगा। Zn प्लस और Zn 2 प्लस है, हाँ सर। है ना? हाँ Zn 2 प्लस है, हाँ Zn प्लस तो नहीं होता है, जी, लेकिन जे Zn 2 प्लस है, हाँ प्लस नहीं है। प्लस वाला है। तो 2 प्लस का मतलब लिख दिया। हाँ, प्लस किसके साथ क्रिया कराना है? क्लोरीन के साथ, जो कि माइनस आवेश होता है। आदान प्रदान कर देते हैं, क्या बन जाएगा? Zn के नीचे आया ये वाला 1 और क्लोरीन के नीचे आ गया ये 2 तो बन गया जिंक क्लोराइड। तो यहाँ पर लिख देंगे जिंक क्लोराइड Cl2 प्लस हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? विस्थापित। तो हमने एक बार बताया था अभिक्रिया को पहचानने का तरीका कि किसी भी अभिक्रिया में क्या होता है, गैसों का भी निर्माण होता है और छेप का भी बनना होता है। अभिक्रिया का जो ताप है, ताप में भी परिवर्तन होता है और उसकी अवस्था में भी परिवर्तन होता है। पहचान बताए थे ना, 5 पहचान, तो उसी में एक प्रकार से यहाँ दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन को जिंक ने क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। तो ये हाइड्रोजन ऐसे हाइड्रोजन नहीं लिखा जाएगा, बल्कि ये हाइड्रोजन गैस के रूप में निकलेगा। बताया था ना कि जो रासायनिक पहचान में, अब टिक कर लीजिए, पहचान वाले में गैसों का निकलना भी लिखे थे। तो यहाँ पर क्या हो गया? गैस निकल रहा है। तो इस गैस को दिखाने के लिए यहाँ पर तीर का निशान ऊपर की तरफ लगाएंगे। जब गैस निकलेगा तो उसके आगे ऊपर की तरफ तीर लगा दो, उसका अर्थ है कि गैस निकल रहा है। और यदि ये अवक्षेप मिलेगा, अवक्षेप यानी तलटी में बैठता है या कुछ अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, तो उसको इस तीर को उल्टा नीचे की तरफ दिखाएंगे और इसका अर्थ है नीचे की तरफ, यानी कि तलटी में बैठा है अवक्षेप के रूप में। समझ गए? तो यहाँ पर देखिए ऐसे बन गया जिंक प्लस HCl रिएक्टेंट जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हम इसमें क्या लिखे हैं? 2 प्रकार के जो भी अभिकारक में जो 2 या 2 से अधिक अभिकारक पदार्थ होंगे, तो ये 2 से अधिक दो अभिकारक है ना, इनको प्लस से जोड़ा गया और बीच में जो तीर का निशान है वो किसकी तरफ है? उत्पाद की तरफ है, तो इस तरफ लगाया गया है। ये अभिक्रिया की दर को बताता है कि किस तरफ अभिक्रिया हो रही है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट, यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो जानते हैं क्या करते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अभिक्रिया जो होती है वो 2 प्रकार का, सामान्य से में आप पढ़े होंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब होता है कि जो रासायनिक समीकरण में या जिस रासायनिक अभिक्रिया में ये परिवर्तन दोनों तरफ होता है। इधर 2 का संयोग किया तो एक पदार्थ बन गया, इस पदार्थ को तोड़ दिया, ये वाला मिल गया। ठीक, दोनों तरफ किया होती है, उसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया को ऐसे दर्शाया जाता है, ऐसे इधर इधर, यानी कि इस प्रकार की जो भी अभिक्रिया होगी वो दोनों तरफ क्रिया करेगी। इधर जो पदार्थ मिला करके ये पदार्थ बना दिया है, उस पदार्थ को फिर तोड़ करके ये वाला पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए उसमें उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसको आप पहचान जाएंगे, जब अभिक्रिया आएगी तो दिखाएंगे। ठीक, उत्क्रमणीय है तो दोनों दिशाओं को दोनों
दिशाओं क्या लिखे हैं? दोनों दिशाओं को दोनों दिशाओं को अर्ध शीर्ष वाले तीर द्वारा कोष्ठक में ऐसे बना लेंगे, दर्शाया जाता है। ठीक, एग्जाम्पल ले लें। देखिए उदाहरण, कोई भी उदाहरण हो सकता है, कई प्रकार से हो सकते हैं। देखिए, दो प्रकार की गैसों के मिलने से एक तीसरी प्रकार गैस का निर्माण होता है, तो वो है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। दोनों अगर मिल जाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? ये अमोनिया गैस बनेगा, और साथ में ये जो अभिक्रिया होगी वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी इस प्रकार से, NH3। अब आप सोचेंगे कि इन दोनों को मिला करके आप NH3 कैसे बना दिए? तो मनीष बना सकते हैं। कैसे बनेगा? ये नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को मिलाने से अमोनिया गैस बन रहा है। कैसे बना? बिल्कुल सिंपल है। तो सर NH4 ना बनेगा? NH4 ना बनेगा, कहाँ से 3 बना है? वो नहीं कह रहा हूँ, दोनों को मिला करके हमने NH3 कैसे बना दिए ये बताइए। भाभी, प्रियांशु, कैसे बना? सिंपल सी चीज़ है, इसमें क्या सर? हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाना है, तो हम यहाँ पर नाइट्रोजन गैस लिए हैं और हाइड्रोजन गैस लिए हैं, तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? -3। और हाइड्रोजन का -0 प्लस। तो बिल्कुल मिला दीजिए, इसमें क्या शक है? ऐसे लगाया और H ऐसे लगाया, तो सुविधा के लिए हम लोग इधर लिखते हैं ना, हाइड्रोजन धनावेश, नाइट्रोजन -3 ऋणावेश। आदान प्रदान कर दीजिए। ये कहाँ आ गया? और ये तो सुविधा के लिए इसको सीधा और थोड़ा स्पष्ट पढ़ने के लिए लिखा गया है NH3। इसी को तो लिखेंगे ऐसे। बन गया? समझ गए? अच्छा, यहाँ पर अब इसको संतुलित करना है, तो क्या ये संतुलित है? नहीं। हाइड्रोजन 2 है तो ये, तो क्या करना पड़ेगा? कुछ समय को बताइएगा। इसमें 3 से ये 2 है, हाँ, तो 3 ये 3 है, तो इसको बनाना पड़ेगा 3। 3 बन पाएगा? ना, बन जाएगा। कैसे? इसको बदलेंगे तब। इधर 3/2 का गुणा कर दो, 3/2 का गुणा कर दो। देखो मैं कुछ दिखाता हूँ तो तरीका, इसको मैं बताता हूँ, समझिएगा इसको। यहाँ पर कुछ टॉपिक लगाते हैं। देखिए, N2 + H2 मिलकर के उत्क्रमणीय अभिक्रिया के रूप में NH3 बना। हमने कहा था पहले धातु को संतुलित करना है। 2 हाइड्रोजन है, इधर 3 है, इसको 2 बनाना है ना, तो इधर 2 है
3 बनाना है तो 2 है तो देखिए 2 में कितने का गुणा कर देंगे कि 3 आ जाएगा। 3/2 का गुणा करेंगे तभी तो 3 आएगा। हाँ 2 से 2 कैंसिल 3 बचेगा ना। हाँ सर। तो हमें कितने का गुणा करना है 3/2 का। तो मैंने 3/2 का गुणा कर दिया। अब नाइट्रोजन कितना है 1 इधर, 2 तो इसको क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा। तो अब एक बात समझिए, 1/2 नाइट्रोजन को संतुलित मत कीजिए। सबसे पहले यहाँ जो हमने 3/2 लगाया इस बटे को हटाइए। तो इस 2 से क्या करें जानते ना, समीकरण बताए थे बहुपद वाला चाहे जो रैखिक समीकरण होता था उसमें बताए थे कि भिन्न को हटाने के लिए हरों के लसत से सब में गुणा कर देते हैं। तो इस हर में क्या लिखा है 2 से सब में गुणा कर दो, अपने आप संतुलित हो जाएगा। 2 का इसमें गुणा 2 and 2, 2 का इसी में गुणा 3:2, 3/2 है। ऐसे 2 का मैंने गुणा किया 3 में बचेगा तो 3 लिखा यहाँ पर, और H2 ऐसे रहेगा। 3/2 में हमने गुणा किया है इसमें नहीं, ये आ गया रिएक्टेंट। ये देखिए इसमें भी कितने का गुणा करना है 2 का, तो 2NH3। क्या ये देखिए संतुलित है बिल्कुल। 2 नाइट्रोजन 2 दूना के 4 हो गया। अच्छा और देखते हैं 2 3 6 हाइड्रोजन 2 3 6 हाइड्रोजन, तो ठीक है। अब देखिए 2 नाइट्रोजन है तो इसको क्या करेंगे नहीं वो कमी है ना, 2 नाइट्रोजन है इधर 2 दूना 4 है तो यहाँ पर 4 करना पड़ेगा ना, कर दें। फिर देखिए यहाँ पर 4 कर दिया। अगर 4 करोगे तो 4 3 12 हाइड्रोजन हो गया, कोई फर्क नहीं है। इसको 12 बना दो, क्या करेंगे यहाँ पर 6 कर दोगे, 6 दूना 12। अच्छा नाइट्रोजन कितना 2 दूना 4 इधर हो गया, ये बना। यहाँ लिख देंगे 2N2 6H2 4NH3। अब इसका तात्पर्य क्या है ये आप समझेंगे कि इधर 2 मात्रा में नाइट्रोजन गैस और 6 मात्रा में हाइड्रोजन गैस मिल करके 4 मात्रा में अमोनिया गैस का निर्माण हो रहा है। या ऐसे बोल सकते हो ये पूरी समीकरण में 3 प्रकार का संबंध देखा जाता है जो मोल अवधारणा के आधार पर 3 स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। इन सभी पदार्थों का, किसी पदार्थ का या अणु का या यौगिक का, उनके गैसों के साथ संबंध होता है, संख्याओं के साथ संबंध होता है और आयतन के साथ संबंध होता है। 3 चीज़ों के साथ संबंध वाले को बोलते हैं मोल अवधारणा में। ठीक, मोल अवधारणा शायद इसी क्लास 10th में होगा, नहीं तो 9th में पढ़ेंगे। तो अब इस समझिए 2 का मतलब नाइट्रोजन 2 लीटर, हाइड्रोजन 6 लीटर मिल करके 4 लीटर अमोनिया गैस बना। आयतन के रूप में बोल रहा हूँ, गैस के रूप में देखिए वही बात। एनटीपी पर उसको बोलते हैं साधारण ताप एवं दाब। अगर तापमान समान है दाब भी समान है उस स्थिति में 2 मोल नाइट्रोजन और 6 मोल हाइड्रोजन मिल करके 4 मोल अमोनिया गैस बनता है। ऐसे ही पढ़ते हैं इसको, क्वेश्चन में जैसे देता है वैसे इसको लिखा जाता है। वो अब अगले टॉपिक में देखेंगे, मोल अवधारणा में बहुत ही बेसिक क्लियर समझ में आएगा। इसको नोट कर लीजिए। और इस प्रकार से ये अभी तक हम लोगों ने क्या लिखा है, रासायनिक मूल समीकरण या ढांचा समीकरण लिखने की विधि। अब ये ढांचा समीकरण था, मतलब दोनों प्रकार का। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, इसको नहीं लिखना है। ये अभी ढांचा समीकरण था ना, नहीं लिखना है। ढांचा समीकरण था। ढांचा समीकरण का मतलब है कि ये चीज़ अभी ढांचा तैयार किया गया, संतुलित नहीं किया गया। आप लिखेंगे यहाँ पर संतुलित, नीचे लिख दीजिए इस प्रकार लाइन चेंज करके। इस प्रकार का मतलब
ये 3 पॉइंट लिखे हैं, ये तीनों प्रकार का जो समीकरण था, इस प्रकार प्राप्त समीकरण, रासायनिक समीकरण ढांचा समीकरण कहलाता है। ठीक है, नोट करिए जल्दी, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। अब लिखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। अभी तक हम लोगों ने ढांचा समीकरण प्राप्त करने की 3 विधियां पढ़ी। अब उस ढांचा समीकरण के तीर निशान के दोनों तरफ जो परमाणु की संख्या है उनको संतुलित करने का तरीका सीखेंगे, कैसे संतुलित किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नियम आता है, इसमें कोई स्टेप बाय स्टेप पॉइंट नहीं है, बल्कि आप जानते हैं कि जितनी मात्रा में हमने पदार्थ लिया उतनी ही मात्रा में हमें कोई नया उत्पाद प्राप्त होगा। अब ऐसा नहीं है कि हम अगर 2 किलो चीनी और 1 लीटर जल ले लें तो 1 लीटर जल में 2 किलोग्राम चीनी मिला दोगे, तो अब ऐसा नहीं है कि 2 किलोग्राम ही शरबत या कोई पेय पदार्थ प्राप्त होगा। जितना लिए उतना ही बन करके नया पदार्थ आएगा, जितनी मात्रा में लिया। मान लो 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी को तो हम लगभग मानते हैं 1 किलोग्राम होता है, लगभग में शायद कुछ कमी होती है, 980 ऐसे कुछ 960 जो भी हो, तो 1 लीटर को 1 किलोग्राम लगभग मानते हैं। तो 1 किलोग्राम जल लो और 500 ग्राम चीनी, बताइए 1 किलोग्राम जल प्लस 500 ग्राम चीनी ले लो, तो अगर इसको मिलाने से हमें एक प्रकार का पदार्थ बन गया। कौन सा पदार्थ? पेय पदार्थ, कोई भी पेय पदार्थ बना, पेय पदार्थ बना, पेय मतलब पीने वाला। तो मान लो हम जानते हैं कौन सा बनता है, शरबत बनता है ना, सब लोग पीते हैं, लस्सी बोलते हैं, गर्मी का मौसम में इसको खूब पीजिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। तो हमने कितनी मात्रा में, ग्राम या किलोग्राम के रूप में लिया? 1 किलोग्राम और 500 ग्राम मतलब 1.5 किलोग्राम। तो 1.5 किलोग्राम ही तो तुमको क्या प्राप्त होगा? शरबत, यानी 1500 किलोग्राम। अब ऐसा नहीं है कि इसमें से कुछ कम हो जाए। तो यही चीज इन रसायन विज्ञान में द्रव्य की अविनाशिता का नियम बोलता है। द्रव्य की अविनाशिता का नियम बोलता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक और उत्पाद होते हैं वो परिणाम स्वरूप उतनी ही मात्रा में उत्पाद का निर्माण करते हैं, नष्ट नहीं किया जा सकते। यानी द्रव्य अविनाशी है, न उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है। क्लास 9 में पढ़े थे। तो लिखेंगे, इसको हेडिंग डाल दिए ना, फिर यहाँ पर एक पॉइंट लिख करके डैश करके लिखना है, द्रव्य की अविनाशिता के नियम। द्रव्य की अविनाशिता के नियम लिखें। ऐसे लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर, डबल 2 बार इन्वर्टेड कामा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में
अभिकारकों के या क्रियाकारकों के उत्पाद में परिवर्तन उत्पाद में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप न ही कोई परमाणु नष्ट होता है और न ही कोई निर्मित होता है। ये था द्रव्य की अव्यवस्था का नियम। इसको छोटे तरीके में आप बोल सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और न उत्पन्न किया जा सकता है। जितनी मात्रा में आप अभिकारक लेंगे उतनी मात्रा में उत्पाद प्राप्त होगा, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, ठीक है, ये हो गया ना। लाइन चेंज करके लिखेंगे। बोलिए। ऐसा रासायनिक समीकरण या ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। बराबर होती है उस रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, आप एक बार में बता देंगे।
ये याद भी हो जाएगा। बिल्कुल, एक बार पढ़ेंगे, कुछ रखा नहीं है। अगर भूल जाते हो तो झट से उसको खोल करके एक बार फिर से पढ़ लो, कभी भूलने का नाम ही नहीं लेंगे। याद करने का ये तरीका होता है, मन से कहो भूल जा, भूल जा, भुलाओ, भूल जा। तुमने ये पढ़ लिया, फिर मन को कहो भूल जा, भुला दो हमको। अब वो कितना जबरदस्ती करोगे, तुम्हारे मन में था, अब तुम्हें कह रहे हो तो मन क्या करेगा, इसी पर टिका रहेगा, कैसे भूलेंगे। तो फिर रुला देंगे। वो भुला ही नहीं सकता है। रटने से याद नहीं होता है, क्या लिखा है और इसमें क्या बताया गया है उसको समझने से याद होता है। ठीक, रटते तो वो हैं जो इतिहास नहीं देखना चाहते, रचना नहीं चाहते। वही रटते जाएंगे बे मतलब रटते जाएंगे, कुछ नहीं हुआ। वो खाली रटे हैं, वो दिमाग में छपा नहीं है। ठीक है, उदाहरण लिखेंगे। अब संतुलित करना है और कल समीकरणों को संतुलित करने की विधियां पढ़ेंगे। लगभग 2-3 प्रकार की होती हैं। एक तो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है जिसको अनुमान विधि कहते हैं, और दूसरा आंशिक समीकरण विधि यानी छोटे छोटे समीकरण में तोड़ करके हल करना, वो क्लास 11th में है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण या जैसे कोई भी चल लो। हमने आपको कहा था ना, हमने आपको कहा था, जो हमने आपको ये सारी चीज़ें लिखवाया, अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक, उस अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक में से किसी भी एक धातु वाले आयन को, किसी भी अधात्विक वाले आयन को लेकर के आप बना दीजिए, कुछ भी बनेगा तो बनेगा ही। ठीक है, तो लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ। एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए थे ना, कैसे बना था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से। और कोई ऐसे बोल दीजिए एग्जाम्पल में, सोडियम प्लस जल, सोडियम में जल मिला दो, देखते हैं क्या बनता है। सोडियम प्लस H2O, सोडियम में हमने क्या मिलाया, जल मिलाया। अब ये सवाल है कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा, क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले इस पर एक बात ध्यान दीजिए, ये पहले से यौगिक है, ये एक प्रकार का परमाणु। और यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि हाइड्रोजन अन्य किसी भी धातु के साथ क्रिया करता है तो वह धातु इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। ये कम क्रियाशील और सोडियम अधिक क्रियाशील। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, ये हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील हैं। तो जब भी कोई हाइड्रोजन वाला यौगिक है और यहाँ पर सोडियम, जिंक, पोटेशियम, कैल्शियम ऐसे जो अधिक क्रियाशील वाले हैं, वह इस यौगिक की हाइड्रोजन को क्या कर देगा, विस्थापित। तो हाइड्रोजन विस्थापित होने का मतलब क्या होगा, गैस में निकल जाएगा। अब सोडियम क्रिया किससे करेगा, ऑक्सीजन से कर सकता है, लेकिन हमें इस जल की इंफॉर्मेशन देखनी है कि जल की इंफॉर्मेशन क्या होती है। आपको पता होगा जल कैसे बना है, H++OH- आयन से बना है। जब इसको आप तोड़ देंगे तो ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखा हूँ मैं, सोडियम ऐसे। हमने जल को ऐसे तोड़ा है ना, जल को ऐसे तोड़ा है। अब हमने कहा कि इसका धातु इसके अधातु से क्रिया करेगा, तो ये पूरी तरह से ये एक अधातु मानते हुए लिखो, OH के साथ क्रिया। तो देखो क्या बना, हाइड्रोक्साइड है ना, हाइड्रोक्साइड कितना होता है, 1 आयन, और सोडियम क्या होता है, धनावेश। तो बना दीजिए, देखिए Na के नीचे क्या आएगा, ये माइनस मतलब 1 आएगा, और सोडियम का जो आवेश है वो OH के नीचे, तो OH का ऐसे लिखेंगे 1, नहीं है तो 1 मत लिखिए, बन गया सोडियम हाइड्रोजन। नहीं, सोडियम धनावेश है, दोहराता तो कोष्टक में डालो और नीचे ट्वाइस लिखो। ठीक, सोडियम धनावेश है, तो बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप प्लस हाइड्रोजन को विस्थापित करने का मतलब हाइड्रोजन गैस के रूप में ही रहता है। कहीं भी अगर कोई पदार्थ कोई परमाणु हाइड्रोजन को विस्थापित करता है तो समझिए वो गैस के रूप में ही निकलेगा या रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हाइड्रोजन
नवजात हाइड्रोजन के रूप में आता है। उस नवजात हाइड्रोजन को इस प्रकार से बड़े कोष्ठक या गुरु कोष्ठक के रूप में ऐसे लिखा जाता है, यानी कि नए जाति का एक हाइड्रोजन परमाणु प्राप्त हुआ। तो ये हर अभिक्रिया में नहीं होता। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। अब इसको हमें क्या करना है? संतुलित करना है। संतुलित तो है। क्या ये संतुलित है? हाँ देखते हैं। ये संतुलित नहीं है। हाइड्रोजन दो है, इसमें इधर तीन है। दो और ये एक, 3 करना पड़ेगा ना। हाइड्रोजन सोडियम कितना है? 1। एक। ये सोडियम हाँ 1 है। हाइड्रोजन 2 है, इधर 3 है, इसको 3 बनाना है तो इसको छोड़ पा रहे हैं। ऑक्सीजन देखो 1 है ना, ये ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2 है, इधर 2 और 1 3, 3 इसको 3 बनाना है। तो हमने क्या बताया था इसको 3 बनाने का तरीका? 3/2 3/2 का गुणा। अब 3/2 को गुणा कर दिया तो ऑक्सीजन देखो कितना हो गया? ऑक्सीजन भी 3/2 हो गया। हाँ। उधर 1, तो अब क्या करेंगे? ऑक्सीजन भी 3 हो जाएगा। देखते हैं अब क्या करना है। देखो इसको स्टेप बाय स्टेप कुछ तो रासायनिक केमिकल मेथड करना है ना, ऐसे ये अनुमान विधि होता है। फिर भी हम ये बता देते हैं कैसे हल करेंगे। आप ऐसे अनुमान लगाइए, इसको 4 बना दो तो यहाँ पर 2 करके हाइड्रोजन को भी 4 बना दो। 2 हाइड्रोजन हुआ हाँ और ये 2 4, तो यहाँ पर 2 लिखोगे तो 2 दूना हाइड्रोजन 4 हो गया। फिक्स। हाँ ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन कितना? 2 2। इधर ऑक्सीजन कितना? 2। ठीक है। सोडियम कितना है? 1 इधर 2 तो क्या करना है? इसमें 2 हो गया। हो गया। और कोई कम अधिक है? ये अनुमान है, अनुमान लगाया, मिल गया। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम अभी क्या कह रहे हैं? रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण की बात कर रहे थे। जब ये तीर निशान के दोनों तरफ के परमाणु क्या हों, समान बराबर हों, तब उस समीकरण को क्या बोलते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आप चाहें तो इसको नीचे लिख सकते हैं। ये सोडियम जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस। नोट कर लो।